हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें जिन पर कल वोट डाले जाएंगे। 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो 1031 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत कल तय कर देंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर और कुछ सीटें ऐसी जहां पर आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय या जेजेपी शायद मुकाबले में है। कांग्रेस 10 साल बाद वापसी का जबरदस्त दावा कर रही है, वहीं बीजेपी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद है। किसानों, जवानों, पहलवानों के प्रदेश में वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, लेकिन पहले हरियाणा की कांग्रेस की बड़ी नेता सांसद पार्टी की कुमारी सैलजा का वो बयान मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी सामने रख दी है। Do you feel let down कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया इस बार? You feel let down? No. Let's put that in the right perspective. चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक सैलजा वुड बी देयर फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाईकमांड देखेगा, तो ऐसे उसमें सैलजा को हाईकमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। और आइए जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ खास पैमानों का पैनल आज जिनके साथ हम चर्चा करेंगे शो में। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल आर्य जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और लोकमत के पत्रकार आदेश रावल हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। आपसे समझना चाहती हूँ, हरियाणा की सियासी हवा कुछ कहती हुई सुनाई पड़ रही है सर? तो जी, इस वक्त जो हरियाणा की सियासी हवा है वो कांग्रेस से पक्ष में जाती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में आराम से सरकार बना लेगी। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक ऐसा मोमेंटम था कांग्रेस के पक्ष में, तब लग रहा था कि शायद 60 या 65 सीट पे क्रॉस कर जाएंगे। विधानसभा चुनाव शुरू होने पर भी था कि कांग्रेस अच्छी सीट लेके जाएगी, लेकिन जो जो चुनाव आगे बढ़ा है उसमें कांग्रेस की सीट्स में कुछ कम दिखती हैं और भाजपा ने थोड़ा गेन किया है। इस सबके बावजूद मुझे लगता है कि 45 से 50 सीट कांग्रेस हरियाणा में आराम से लेके जाएगी। इस बार कई सीट ऐसी हैं कि जहां निर्दलियों ने, जो बागियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कई सीट फंसा दी है। वो भाजपा की भी है और कांग्रेस की भी है। दूसरा, हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत बड़ा वजूद मुझे दिखता नहीं कहीं होगा। इनेलो और बीएसपी गठबंधन भी 2 या 4 सीट कहीं लेके जा सकती है। जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है वो भी कुचौना में घिर गए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि जेजेपी कोई सीट लेगी। पूरा सीन हरियाणा का भी तो यही दिखता है। ठीक है जी, आदेश का रुख करते हैं जरा और उनसे समझते हैं, मतलब वोटर का मूड जो है वो क्लियर कट साफ नजर आ रहा है। देखिए रोमाना, लोकसभा के पैटर्न पे चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में क्या हुआ था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में टक्कर थी और 5-5 सीट दोनों को मिली, और जेजेपी और एनएलडी का जो वोट आया था वो नोटा से भी कम था। तो उसी तरीके का चुनाव मुझे ये लग रहा है। बट अभी ये कह सकते हैं कि बाइपोलर इलेक्शन है, लेकिन उसमें कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां मैं कहूँगा कि जो अदर्स को जाने की संभावना है, जिसमें इंडिपेंडेंट्स हैं, जिसमें आईएनएलडी है। और जैसे जैसे कल वोटिंग नज़दीक आ रही है, मुझे लगता है अदर्स की संख्या में भी कमी आएगी और ये सीटें भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ जाएंगी। रेशो क्या होगा उसके बारे में बात नहीं कर सकते अभी, वो तो 8 तारीख को समझ में आएगा। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पैटर्न सेम है जैसा 3 महीने पहले था लोकसभा चुनाव का, और उसी तर्ज पे 2 पार्टियों के बीच चुनाव हो रहा है। कोशिश हुई कि चुनाव ट्रायंगुलर हो जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो, लेकिन नहीं हो पाया। और जैसे ही चुनाव 2 पार्टी के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कहीं बटी नहीं है, वो एक ही पार्टी को जा रही है जो मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो इस तरीके से लग रहा है कि जनता का मूड साफ साफ है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 6 उम्मीदवार कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिसमें आप काउंट कर सकते हैं जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, चंद्रशेखर रावण, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय। तो 6 कैंडिडेट होने के बावजूद भी जनता ने एक स्पष्ट मन बनाया है कि हम अपना जो वोट है वो वेस्ट नहीं करेंगे, वो 2 पार्टियों के बीच ही रहेगा। जो 2 मुख्य पार्टी हैं, जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, हम उन्हीं को अपना वोट देंगे।
तो इसमें मुझे एक बड़ा सेटबैक लगता है रीजनल पार्टीज़ के लिए कि ठीक है, आपने लोकसभा चुनाव में उनको वोट नहीं दिया, मुझे समझ में आता है कि आपने 2 नेशनल पार्टीज़ को वोट दिया, लेकिन आप विधानसभा चुनाव के अंदर भी आप क्षेत्रीय पार्टी को नकारेंगे, तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। दुष्यंत चौटाला का समझ में आता है कि उनको वोट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका अलायंस साढ़े 4.5 साल तक बीजेपी के साथ रहा, और आखिर में जब उन्होंने तोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जेजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि 2019 में जेजेपी को एंटी बीजेपी वोट मिला था और लोगों को उम्मीद थी कि दुष्यंत जो है वो बीजेपी को बाहर करेंगे, लेकिन दुष्यंत के पहियों पे बीजेपी सरकार बीजेपी की चली 4.5 साल तक, और जब अलायंस टूटा तो वो उससे बाहर आ गए और अपने आप को विक्टिम कार्ड उन्होंने प्ले किया कि देखिए कहीं ना कहीं इस बार वो जिस तरीके से आईएनएलडी और आईएनएलडी के साथ, चलिए बीएसपी तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जब वो गोपाल कांडा भी आ गया और गोपाल कांडा वाली सीट से जो बीजेपी उम्मीदवार उसने अपना नामांकन वापस ले लिया, फिर वो जो एक संशय बना आईएनएलडी को लेकर भी कि पिछली बार भतीजा इस बार चाचा चला जाएगा, वो बीजेपी का बी टीम, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस बार जो वोटर है वो निर्णायक अंदाज में वोट करेगा, मतलब वो सीधी आर पार की लड़ाई। ये जो 2 खास मेहमान आप देख रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं के बीच रहने का मामला नजर आ रहा है इस वक्त हरियाणा में, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। राजीव जी, आपके पास आ रही हूं, आपने भी सुना कांग्रेस के पक्ष में हवा, यहां पर पत्रकार ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो सत्ता विरोधी रुझान है ये बट भी नहीं रहा है, मतलब शायद बीजेपी ये सोचकर कुछ खुश हो सकती थी कि सत्ता विरोधी वोट अगर बटेगा तो कुछ बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। राजीव जी, पता नहीं किस बात से नाराज है नहीं तो अनिल जी ऐसी बात ना कहते हैं। मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पे, अनिल जी को एहसास है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मैंने इसीलिए बोला कि इस बात पे नाराज है, इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि हमने अपना भी एक एनालिसिस किया है। मैं मानता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच में, इनके भी अपने अपने एनालिसिस होंगे जी। और आजकल क्या हो रहा है कि तो सर आप अपना एनालिसिस बताओ ना, वहीं से फिर बात आपसे आगे बढ़ा लेंगे। आपका एनालिसिस क्या है? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। लोग एक दूसरे को फोन करके पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। मैं जिस शहर से आता हूँ, अगर मुझसे पूछे कोई मेरे यहाँ क्या चल रहा है, तो सच्चाई बताऊं 24 घंटे उन गलियों में घूमने के बावजूद मैं रिजल्ट नहीं बता सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। एग्जैक्टली क्या रिजल्ट होगा मैं नहीं बता सकता। आप अपने यहाँ घूमने की बात, मतलब आप फरीदाबाद वाले इलाके की बात कर रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ ना राजीव जी? फरीदाबाद वाले इलाके की आप बात कर रहे हैं? नेचुरली फरीदाबाद। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मैक्सिमम सीट्स फरीदाबाद में, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे बाहर से फोन करके कि क्या चल रहा है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मेरे पास ऐसा जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये वोटर साइलेंट होता है, वोटर सुरक्षा को वोट करता है, वोटर डेवलपमेंट को वोट करता है, वोटर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को वोट करता है, शासन को वोट करता है, और वोटर चाहता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर भी रहे। मैं जिस राजनीतिक पार्टी के साथ चलूं, उस पार्टी का योगदान देश निर्माण में होना चाहिए। ये वोटर की सोच होती है। वोटर कब अपने मैंडेट में अपने विचारों को परिवर्तित करता है, इसके हम 1-2 दिन पहले अपना विश्लेषण कर लें, मुझे लगता है ये सच्चाई नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है सर, आपका दावा आपने रख दिया, आपने रख दिया, और आप उसके लिए एग्जाम्पल या सैंपल जो है वो आप फरीदाबाद इलाके का दे रहे हैं जहां से आप आते हैं। अर्शप्रीत, आपने भी सबको सुना, अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट क्या है? एक तो बीजेपी की राय हो गई, और दूसरी तरफ जो पत्रकार कह रहे थे कि साहब वो 24 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का मोमेंटम था कांग्रेस का, वहां पर तो ऐसा लग रहा था शायद सुनामी या आंधी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ग्राफ में कमी आई है, और हाँ, हवा जरूर नजर आ रही है। तो क्या यहां पर कांग्रेस 24 लोकसभा चुनाव से अब तक थोड़ा ग्राफ डाउन आता हुआ कांग्रेस का? अर्शप्रीत, नहीं, ग्राफ बड़ा है और कांग्रेस पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेगी। अब साहब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के उतने ही आसार हैं जितने मोदी साहब के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हैं, और हम सबको पता है कि मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। अब एक साइड पे भारतीय जनता पार्टी है जिसके लीडर्स उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं 11th आवर पे, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी साइड पे विरोध इतना हो रहा है, रिबेलियन इतना हो रहा है कि 8 सीनियर लीडर्स को, इंक्लूडिंग फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस को एक्सपेल करना पड़ा, जो अब साहब एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे कांग्रेस पार्टी है जिसको लीडर्स आके
एट दिस आवर ज्वाइन कर रहे हैं अशोक तंवर जी जैसे, अमर सिंह जी जैसे और बहुत सारे लीडर्स, और इससे एक चीज का पता लग जाता है कि हवा का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ का है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं यही पूछूंगा कि आपको क्या लगा था, अगर खट्टर साहब को हटा दोगे तो एंटी इनकम्बेंसी धुल जाएगी? जैसे करप्शन के दाग आप धोते हैं वॉशिंग मशीन के साथ, वैसे एंटी इनकम्बेंसी के भी दाग धुल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को हटाया, पहली बात तो जी। और इतना डर है, इतनी बौखलाहट है खट्टर साहब से कि मोदी साहब के साथ उनको दिखने नहीं दे रहे हैं। और ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली। और मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा कि साहब ये इतना डर क्यों है, इतनी घबराहट क्यों, और कितने सीएम कैंडिडेट्स हैं? एक साइड पे अनिल विज जी कह रहे हैं मैं सीएम कैंडिडेट होऊंगा जी, मैं सीएम फेस होऊंगा। बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनका घालमेल हो जाएगा, बहुत सारे मुद्दों का घालमेल हो जाएगा। जरा एक एक करके बात करते हैं ना। आपने बहुत से मुद्दे गिना दिए। एक तो मुझे लगता है राजीव जेटली जी को जवाब देना चाहिए कि वो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने जो सरकार चलाई, क्या वही सबसे बड़ा बैगेज बीजेपी का, जो बीजेपी चाह कर भी अपने कंधों से वो बोझ नहीं उतार पा रही? और सैनी साहब का चेहरा आपने आगे किया, लेकिन समय कम, ये ग्राउंड पर भी बात कही जा रही है कि साहब समय इतना कम मिला कि उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए। खट्टर साहब सैनी साहब पर भारी पड़ रहे हैं और यही बीजेपी के जहाज को डुबो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या राजीव जी? बताता हूं कि मनोहर लाल जी की जो नीतियां रही हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उन नीतियों की तारीफ की जाती थी। हमने देखा कि जिस तरीके से हमने ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए, दूसरे प्रदेशों ने भी उसको कॉपी किया। हमने पर्ची खर्ची मतलब एक छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसको लगता था कि इस प्रदेश में नौकरी पाने के लिए मुझे पैसा ही देना पड़ता है, अगर उसको उसके एलिजिबिलिटी के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, तो आप उससे जाकर के इसका एहसास लीजिए, वो बताएगा आप। सर लेकिन आपने बदल दिया ना उनको। 9.5 साल बाद आपको मजबूरन बदलना पड़ा उनको, क्योंकि बीजेपी को ये समझ में आ गया था कि इनके नेतृत्व में तो चुनाव जीत ही नहीं सकते। और देखिए ना, 2024 लोकसभा चुनाव में भी 2019 के मुकाबले बीजेपी 5 पर आ गिरी। कहां तो 10 की 10 19 में आप लोगों ने जीती थी, और कहां 24 में 5 पर आ गए। सर आप ही लोगों ने हटाया ना मनोहर लाल खट्टर को, और अब कहीं वो दूर दूर तक बीजेपी के किसी पोस्टर बैनर पर भी नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मनोहर लाल खट्टर ने कभी हरियाणा बीजेपी सरकार का नेतृत्व भी नहीं किया। मतलब इतना खराब उनका कार्यकाल रहा है कि बीजेपी उनका चेहरा दिखाना ही नहीं चाहती कहीं पर हरियाणा में। मनोहर लाल जी की बकायदा जिले दर जिले मीटिंगें चल रही हैं, लोकसभा क्षेत्रों में मीटिंगें चल रही हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन चल रहे हैं, बड़ी सभाएं चल रही हैं, पूरा एक्टिव है वहां पर। और आपने जो बदल दिया वाली बात कही है, देखिए आपको बताता हूं कि एक क्योंकि जब नई हमारी टीम बन रही थी और एक मजबूत चेहरों की जरूरत थी लोकसभा के अंदर, उस वक्त पे उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा करके और दो बड़े भारी मंत्रालय उनको दिए गए हैं, अर्बन डेवलपमेंट और पावर, जिसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमें अगला मौका भी देना था। नायब सिंह सैनी जी आए, उन्होंने अपनी तरीके से कुछ परिवर्तन करके दिखाए, और आपने देखा कि 24 घंटे जो व्यक्ति अवेलेबल है जनता के लिए, वो नायब सिंह सैनी ऐसा इतिहास। सवाल तो ये कि मनोहर लाल खट्टर ने इतना बढ़िया अगर काम कर दिया हरियाणा में, आप लोगों ने उनको प्रमोशन देकर केंद्र सरकार में इतने बड़े भारी भरकम मंत्रालय दे दिए, तो कम से कम उनके बैनर पोस्टर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी लगा रही थी, उनका चेहरा तो कहीं दिखा देते ना सर। वो कमरों के अंदर, बंद कमरों में अगर मीटिंग हो रही है उसका फायदा नहीं हो रहा, जनता को तो दिख ही नहीं रहा खट्टर साहब कहीं पर। और देखिए यहां पर बैठकर अर्शप्रीत खडियाल साहब, आपके विरोधी जो हैं, वो इसी पर आपको घेर रहे हैं। ये मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल, ये इस वक्त बीजेपी को सबसे ज्यादा खल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए लाजमी है, बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव से पहले अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटाया तो वो इस बात का परिणाम था। और बीजेपी कोई भी काम ऐसे नहीं करती, उनके पास तमाम सर्वेज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, डाटा होता है, तो तभी उन्होंने इस बात का फैसला लिया होगा कि अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया, मार्च की बात है ये, तो उससे पहले जेजेपी से अलायंस तोड़ना और मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना, ये इस बात के साफ साफ संकेत थे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और उस बात के केंद्रीय नेतृत्व के पास प्रूफ भी थे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली हो रही हैं या नायब सिंह सैनी के जो प्रचार सामग्री है, उनके ऊपर कहीं पे भी, जैसा आप खुद भी बोल रही थी अभी, कहीं पे भी मनोहर लाल जी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये एक बैगेज है आज की डेट में, इसको दिखाने से बीजेपी का नुकसान ही होगा।
होगा। तो इसीलिए वो एक नया चेहरा दिया था, ओबीसी चेहरा दिया था नैब सिंह सैनी, लेकिन पर्याप्त समय उनको नहीं दिया गया। और कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी रही, आप देखिए बीजेपी इस बार सबसे ज़्यादा कमज़ोर वहाँ है जहाँ पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत थी। जिस इलाके से नैब सिंह सैनी आते हैं, जिस इलाके से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री मतलब रहे, वो जीटी बेल्ट वाला पूरे इलाका। रीजन में बीजेपी इस बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ से दोनों मुख्यमंत्री आते हैं, जिन इलाकों से, वहाँ सबसे कमज़ोर आज बीजेपी है। और उन इलाकों में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत करी, और शुरुआत कहाँ से करी? नारायणगढ़ से, जहाँ से पहली बार नैब सिंह सैनी एमएलए रहे थे। ख़त्म कहाँ पे किया? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे नैब सिंह सैनी सांसद रहे थे। बीच में टच कहाँ किया? लाडवा से अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जीटी रोड बेल्ट के ऊपर काफ़ी फोकस है। और बीजेपी ने एक 10 साल की पॉलिटिक्स में एक नारा और दिया था, जो था जाट गैर जाट का नारा, जो पोलराइजेशन की बात बीजेपी हमेशा करती रही है, स्टेट वाइज भी और सेंटर में भी। उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इस बार काफ़ी गिरावट है, और वो चीज़ अब जनता के बीच में डिफ्यूज़ हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो भी अब चल नहीं पा रही है। बेसिकली ये जो चुनाव हो रहा है, ये किसी इशू के ऊपर हो ही नहीं रहा है। ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि बेसिकली सीट वाइज चुनाव हो रहा है, और अपने अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से हो रहा है, लोकल इश्यूज है। यहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ मामला जो नजर आता है वो ये कि जाट जो है, वैसे भी बहुत ही वोकल होता है जाट समुदाय, वो खुलकर जो है बीजेपी के विरोध में अपनी बात रख रहा है, वो खुलकर जो है कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है। लेकिन इससे पहले चाहे 14 हो या 19, बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर रही ना। वो 36 बिरादरियां हरियाणा वाली, उसमें 35 हमारे साथ, एक जाट अलग जाएं तो जाएं। लेकिन इस बार क्या वो बीजेपी का फॉर्मूला काम नहीं करेगा? क्योंकि पहले भी यह माना जाता रहा कि जाटों को अलग करके, मतलब जाट और नॉन जाट, यही वाली तो राजनीति बीजेपी कर रही थी हरियाणा के अंदर, और इससे फायदा भी दिया बीजेपी को। आप मनोहर लाल खट्टर के चेहरे के तौर पर देखें, नायब सिंह सैनी के चेहरे के तौर पर, कि वो जो जाटों का एक जो प्रभुत्व था हरियाणा की सियासत में, जो दबदबा था, उसको खत्म किया बीजेपी ने। अनिल आर्य जी, हमारा अभी तक जब भी बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है, वो हमेशा गैर जाट, जो 2014 से पहले बीजेपी जुड़ती थी, एक बड़ा जाट पार्टी होती थी, चाहे देवीलाल जी थे, चाहे बंशीलाल जी थे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला थे, और नॉन जाट के तौर पे हमेशा बीजेपी का साथ था। तो जाट प्लस नॉन जाट का कॉम्बिनेशन था। उसी आधार पे जब भी गैर कांग्रेस सरकार बनी तो भाजपा सत्ता में रही। 2014 के बाद उनको लगा कि पूरी तरह से हमारा जो गैर जाट है हमारे साथ आ जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मनोहर खट्टर का जो चेहरा था वो नॉन जाट के चेहरे पे था, 2014 में भी, 2019 में भी। और नायब सैनी भी, ओबीसी को साफ करने की वजह से नायब सैनी को लाया गया। लेकिन एक चीज देखिए, हरियाणा में जो इशू है इस बार, वो जाट वर्सेस नॉन जाट का इशू नहीं है। ना उसको भाजपा बना पा रही है, ना कोई और बना पा रहे हैं। जो इशू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भाजपा के जो खिलाफ जो नाराजगी है, कांग्रेस को जो वोट मिल रही है, मेरा मानना है प्रो कांग्रेस की बजाय वो नेगेटिव जो वोट है भाजपा के प्रति, वो कांग्रेस को मिल रही है। दूसरी बात, हरियाणा में जो फैक्टर है, मैं पहले एडीसी में बोल चुका हूँ, तो हरियाणा में एक्सपीएम फैक्टर बहुत बड़ा है। जो नाराजगी है वो मनोहर खट्टर की नाराजगी बहुत बड़ी है। इसी नाराजगी को भाप के उनको हटाया था, और चेहरा दिख भी नहीं रहा है। और नाराजगी की वजह बहुत बड़ी वजह थी। आप देखिए कि मनोहर जी की सरकार 9 साल 118 दिन रही, लेकिन जो भाजपा का कैडर था, जिसके बूथे भाजपा बनी थी, वो कैडर पूरी तरह से भाजपा से दूर हो गया। सर जी का जो अपने संगठन के लोग थे, उनसे कोई मेल मिलाप इतना निकट का नहीं था जो पहले रहता था। तो आमजन से मिलने टकराते थे, और उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग थे उन्हीं के साथ वो गिरे हुए थे। अफसरशाही हावी हो गई थी। ये जो तमाम चीज थी, जो कनेक्ट खत्म हो गया वर्कर और नेतृत्व के बीच में, पब्लिक और नेतृत्व के बीच में, एक बहुत बड़ी नाराजगी हो रही। इसके साथ रवाना जी, जो पोर्टल थे, चाहे वो फैमिली आईडी का मुद्दा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, ऐसे जो लोकल ये जो इश्यूज थे, वो इश्यूज ये मनोहर जी को बड़े महंगे पड़े, तो इस सरकार को महंगे पड़ने वाले हैं। जो और लोकल जो इश्यूज हैं, आप गुड़गांव देखिए, लोकसभा का चुनाव का मुद्दा दूसरा होना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव में चुनाव का मुद्दा क्या बना? कूड़ा, पानी, ये जो इश्यूज है। और विधानसभा चुनाव को इन मुद्दों पर टिके होते हैं। मुझे लगता है ये जो मुद्दे हैं, ये निश्चित तौर पर भाजपा को महंगे पड़ने वाले हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल, बीजेपी ने तो हरियाणा फिर परोसकर कांग्रेस के सामने रख दिया। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से तो घबराई बौखलाई घूम रही है। हर एक भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक तरफ पे इनके जो नायब सिंह सैनी साहब है, उनकी दावेदारी आगे रखी जा रही है, दूसरी तरफ खट्टर साहब की, तीसरी तरफ अनिल विज साहब की।
अनिल विज साहब ने एक बयान भी जारी किया, ये कंपटीशन है ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट का। वो अपने आप को ओरिजिनल कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बता सकते हैं डुप्लीकेट कौन से भारतीय जनता पार्टी के लीडर को कह रहे हैं। और दूसरी बात साहब ये है कि अनिल विज साहब ने ना जो टिक्का टिप्पणी की है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ की है। इतना विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं, का। इस पर तो मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन अभी शायद जब शो हमने शुरू किया तो आपने कुमारी शैलजा जी का बयान नहीं सुना। मतलब वो आज की तारीख में भी खुद को सीएम दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। वो अभी भी सीएम की दावेदारी वाली रेस में लगातार बनी हुई हैं। भले ही उनको विधानसभा चुनाव ना लड़वाया गया हो, भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया हो कि नहीं हम सांसदों को नहीं उतार रहे विधानसभा चुनाव में, लेकिन कुमारी शैलजा आज भी कह रही हैं कि जब सीएम को लेकर बात होगी तो मैं दावेदार हूं, मेरे नाम पर गौर करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ भी तो कौन सा सरफुट अव्वल खत्म नहीं हुई है सीएम की कुर्सी को लेकर? यहाँ पर भी मीडिया के सामने आकर सब अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। धन्यवाद सवाल के लिए। उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि फैसला हाईकमान की। उन्होंने ये नहीं कहा इनके लीडर्स की जैसे एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार में इतना डर है, इतनी घबराहट इस चीज को लेकर के है कि एक तरफ तो हम दावा ठोक रहे थे कि हम तीसरी बार रिपीट करेंगे और दूसरी तरफ हमारी जमानतें जब्त हो रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ कांग्रेस पार्टी जीती। और दूसरी बात, 2-3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो किसानों का मुद्दा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से कहती आ रही है डबल करेंगे फार्मर्स इनकम, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था एमएसपी देंगे एज ए लीगल गारंटी। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, तब से कहते आ रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, 1 साल खराब हुआ, नहीं एमएसपी दिया। 6 वादे करके किसानों को घर भेजा, नहीं एमएसपी दिया। दूसरा किसान आंदोलन हुआ, नहीं एमएसपी दिया। शुभकरण फिर से शहीद हुआ, प्रितपाल जैसे 300 किसान फटड़ हुए, और उसके बावजूद इन्होंने पुलिस वालों को रिवॉर्ड दिया इस चीज का। और दूसरी बात, जो नूह में वायलेंस हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर चरमराया रहा, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी को जो हमारी माएं और बहनें है ना हरियाणा में, वो वेट करी, इंतजार कर रही है कि कब कल आएगा और बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है उसको खटाखट चूर करेंगे। क्योंकि इन्होंने तो एक साइड पे कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी साइड पे महिला सारे मुद्दे गिना दिए आपने, बड़े सारे मुद्दे गिना दिए, वही मुद्दे जो इस बार चुनाव में पूरी तरीके से गूंजते रहे। किसानों के मुद्दे को लेकर आपने बीजेपी को घेरा है ना, आपने पहलवानों, जवानों, महिलाओं का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सारे मुद्दों को लेकर यहां पर बीजेपी को घेरा। आइए जवाब दीजिए राजीव जेटली जी, उसके बाद मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगी। पहले तो ये तमाम जो आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, और वो वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से भी, फैमिली आईडी से लेकर प्रॉपर्टी आईडी तक का जो मामला यहां पर गिनाया गया है ना सर, जो आप खर्ची पर्ची की बात करते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर नौकरियों में, वो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो वहां पर लोग आपको बता देंगे कि उसके लिए क्या रेट तय किए गए हैं वहां पर। आइए जी, आपने बिना इंजन वाले ट्रेन के डब्बे को धक्का मारने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि इतना लंबा भाषण आप उनका ले रहे हैं और छोटे वर्जन मेरे से भी ले रहे हैं। डबल इंजन वाली ट्रेन थोड़ा सा इंजस्टिस सा लगता है। अर्शप्रीत जी प्लीज, ऐसा नहीं होना अपनी बारी चाहिए। करिए जी। आइए राजीव जी। बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जिन बातों को नहीं बोल पा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घुसाकर फिर धक्का मारते हैं आगे। खैर एनीवे नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो आपके प्रेरोगेटिव में आपके विशेषाधिकार हैं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, देखिए एक भी ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी की जिसको ये बता करके बता दें कि हमने कहीं बीच में दलाली खाई हो। दलाली बहुत बड़ा शब्द था हरियाणा प्रदेश के अंदर, हर बात के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चला करती थी। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, सबसे ज्यादा कब्जे करने वाले कौन थे? इन्हीं के गुंडे लोग। प्रॉपर्टी आईडी का पर्पस भी यही था कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसी के पास रहनी चाहिए, उसमें कहीं कोई छोटी छोटी त्रुटियां रह गई थी जिसको हमने रिफॉर्म करा, उसको वापस से ठीक करा। रही बात आपने पेंशन की, हमने ऑनलाइन व्यवस्था बनाई, पोर्टल की व्यवस्था बनाई ताकि लोगों के मोबाइल के खातों में, मोबाइल के अंदर जाए, उनके खातों के अंदर जाए, ना कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच में बैठ करके मरे हुए लोगों की पेंशन खाते चले जाए। किसान को मिलने वाले अधिकार अगर उनको खाने का भी किसी ने काम किया तो कांग्रेस के दलालों ने, एजेंटों ने किया। हमने सारी व्यवस्था ऑनलाइन करी और इसके आंकड़े हैं हमारे पास। हमने हजारों करोड़ रुपया स्टेट का केवल इस बात से बचाया कि जहां पर जो लोग थे ही नहीं उनका भी पैसा कांग्रेसी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया करते थे। ये व्यवस्था ऐसे नहीं बनी है। आप ये देखिए प्रदेश के अंदर, आप क्या वापस चाहेंगे? हुड्डा साहब से पूछेंगे, हुड्डा साहब ये पोर्टल बंद कर दें, कल से हुड्डा साहब खुद लगेंगे क्या बिजली की लाइन के अंदर बिजली का बिल जमा करवाने के लिए? क्या वो चाहेंगे कि मैं ऐसी व्यवस्था वापस लेकर के आऊं? क्या वो ऐसी व्यवस्था चाहेंगे जैसी व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी? अरे भाई, इस प्रदेश में तो बिजली नाम की चीज नहीं होती, इनके मैनिफेस्टो का हमेशा हिस्सा रही है। पहली बार हमने इनके मैनिफेस्टो से बिजली हटा दिए, पूछिए बताइए अब डालते हैं कि ये वहां पर?
मुद्दा यह है कि बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म करें और जिसके जवाब हरियाणा में कांग्रेस हरियाणा की वो जनता देती है जिससे आपने क्या कहा? फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं ना आप तो। दे रहे हैं ना फ्री, तो हिमाचल में जाके लीजिए ना, वहां पे पता चल जाएगा आपको। मैं तो बोलता ही हूँ इस बात को। अरे वो तो खुद लकड़ियां बिनते फिर रहे हैं इनके मुख्यमंत्री हिमाचल के। ये सिलेंडर देने की बात करें, उन्होंने घर से सिलेंडर निकाल के बाहर रख दी क्योंकि पैसा ही नहीं है उनके पास। अब पैसा नहीं है, वो अपनी तनख्वाह भी छोड़ने को तैयार है। तो ऐसा प्रदेश जिसके अंदर मुख्यमंत्री कह रहा हो भाई सब लोग तनख्वाह बंद कर दीजिए क्योंकि हमने गलत नीतियां बनाई, गलत तरीके से हमने अपने आप को पेश किया, उन नीतियों को अब प्रदेश जो है कर्जे में डूबता जा रहा है, कहां से देंगे हम तनख्वाह आप लोगों की? तो वो तनख्वाह देने के लायक नहीं बचे हैं। तो आपको लगता है ऐसी नीतियां खटाखट 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 कर्नाटका वाले वेट कर रहे हैं। आज भी बताइए ना, किसानों को जो वायदे किए थे पूरे करे, हिमाचल में जो वायदे किए थे पूरे करे। एक वायदा बता दीजिए मुझे। और रही गारंटी, एमएसपी की गारंटी, बताइए इस देश के अंदर ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां कांग्रेस की सरकार उन्होंने एमएसपी की गारंटी दी हो? एक प्रदेश का नाम बताइए मुझे। एक भी प्रदेश में नहीं दिया। अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर जो 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है। अरे पहले तो वहां लागू करते जहां पर आपने किसानों को वायदा किया था कर्नाटका के अंदर, ठीक, हिमाचल के अंदर लागू करके दिखाते हैं, बोलते हैं हमारा मॉडल है। ठीक है, तो मैं यही बात कह रहा हूं आपसे, ये बरगलाने वाली नीतियों से सरकारें नहीं मैं इस पर बनती। जवाब लूंगी। मेरा सवाल ये है सर कि हरियाणा में लेकिन हो क्या रहा है? मतलब बीजेपी इतनी अनुशासित पार्टी और उसके नेता, उसके कार्यकर्ता इतना एक तरीके से अनुशासन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पार्टी छोड़ रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, और जो पार्टी नेतृत्व है सर उसका कंट्रोल वो क्यों खत्म हो गया हरियाणा में इतना नेताओं पर कि जो बगावत है वो ऐसे खुलकर सामने आ गई? क्योंकि ऐसा पहली बार तो किया नहीं है बीजेपी ने। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हर तरफ हमने देखा बीजेपी तो ऐसी फॉर्मूलाज अपनाती है। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी की काट के तौर पर, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर मंत्रियों के, विधायकों के टिकट कटते हैं, बदले जाते हैं। लेकिन इस बार हरियाणा में, जिसका जिक्र पत्रकार भी कर रहे थे, कि ये बीजेपी में भगदड़ सी क्यों मच गई कि हर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाह रहा है, ऐसा परसेप्शन बन गया। नोटिस करिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिसमें रामविलास शर्मा जी हैं, उनकी एक नाराजगी थी कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई उनको। लेकिन आखिर में रामविलास शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नारे के साथ अपनी भाजपा में दोबारा से कैंपेनिंग की शुरुआत करी। रही बात आपने जिनको कोट कर रहे हैं, अशोक तंवर, देखिए मैं तो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अशोक तंवर जी का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। हमारे पास एक मजबूत कैंडिडेट थी वहां से, सुनीता दुग्गल जिनका नाम था, और मुझे लगता है बेहतर से जीतती, क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ था, इनकी गर्दन तोड़ी थी, तो हमने सम्मान देने की कोशिश करी। बाकायदा हमने एक सीट को सेक्रीफाई किया इस सम्मान के लिए। लेकिन अशोक तंवर जी इस तरीके से, जिनकी अपनी हैसियत नहीं है, वो दोबारा से फिर अपना गुणा भाग करेंगे और अपनी दुकान चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें उम्मीद नहीं थी। अगर वो कर रहे हैं तो करते रहे, वो कर रहे हैं तो करते रहे। ये तो बात रामविलास शर्मा का आपने नाम ले दिया, मैं तो महेंद्रगढ़ गई थी सर, और वहां पर तो जमीन पर आप ही की पार्टी के कितने कार्यकर्ता ये कहते हुए सुनाई पड़े कि वो तो घर से भी नहीं निकल रहे प्रचार करने के लिए। मतलब ठीक है, टिकट नहीं दिया उन्होंने, पार्टी से बगावत नहीं की, वो बीजेपी में ही बने हुए हैं, लेकिन वो प्रचार में उस तरीके से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सीधे आप आ गए अशोक तंवर पर, मेरा उनकी तरफ इशारा ही नहीं था। मैं तो जानना चाह रही थी सर, ये करण कंबोज से लेकर लक्ष्मण नापा तक इतने आपके पार्टी के नेता, मतलब अनगिनत हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, ऐसी भगदड़ दूसरे राज्यों में देखने के लिए नहीं मिली। यहां क्यों, हरियाणा में क्यों हुआ ऐसा? व्यक्ति चाहता था भाजपा की तीसरी बार सरकार बन रही है तो मुझे भी चुनाव लड़ना है, मुझे भी मंत्री बनना है, मुझे भी विधायक बनना है। वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते उनकी नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। और आपको लगता है कि सरकार, सबकी इच्छा होती है कि हमें भी चुनाव लड़ना है। अगर ये इच्छा ना होती तो इतना गुस्से में ना आते वो। नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा ना सर, क्योंकि बाकी जगह अनुशासन दिखता है, बाकी जगह नेतृत्व का कंट्रोल नजर आता है। एक नेतृत्व के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो लॉयल्टी है वो नजर आती है, लेकिन यहाँ हरियाणा में वो गायब थी। जरा सा जानते हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आप इसको किस तरीके से असेस करेंगे? जो भाजपा में भगदड़ मची है, मैंने जैसे पहले कहा कि जो भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, एक बड़ी वजह वो है। दूसरा, जिनको टिकट चाहिए थी, चाहे करण कंबोज की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण नापा की बात कर रहे हैं, चाहे जिनके किसान मोर्चा के छोड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिनको पार्टी की टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिली, दमदार कैंडिडेट वो छोड़ गए। ऐसा कांग्रेस में हुआ है, कांग्रेस से भी बागी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन स्थितियां उसका कांग्रेस के पक्ष में है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को ये लगता है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है तो वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। ठीक आदेश, ये बराबरी का मामला है, मतलब बगावत वाला जितना नुकसान बीजेपी को उतना ही नुकसान कांग्रेस को? नहीं, देखिए, बीजेपी की टिकटें थोड़ी पहले बटी थी और एक लंबी सूची आई थी 67 उम्मीदवारों की, तो उसमें काफ़ी बगावत हुई बीजेपी के अंदर। और उसकी एक बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि 10 साल का जो बीजेपी का राज था उसमें सत्ता में सबको अपनी भागीदारी चाहिए थी। दूसरा, जो पार्लियामेंट में बीजेपी 240 सीटों पे सिमट गई, वो भी एक बड़ी वजह है। आप देखिए, पिछले 10 साल के राज में बीजेपी में ऐसी बगावत कहीं भी नहीं हुई। गुजरात को देखिए कि आपने मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट चेंज कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने चू तक नहीं की। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे 303 की बीजेपी घट के 240 के ऊपर आई तो लोगों के अंदर एक बात जागने लगी। यहाँ तक के स्टेटमेंट दे दिए गए कि अब आप टिकट मत दीजिए, हम कांग्रेस पार्टी से टिकट ले आएंगे। राव नरबीर का स्टेटमेंट था जो बादशाहपुर से लड़ रहे हैं उसके बाद, जिसके यहाँ कैंपेन करने अमित शाह भी गए। तो ये बेसिकली एक कमज़ोर नेतृत्व का जो इकबाल होता है वो थोड़ा कम पड़ गया है, थोड़ा खत्म हो गया है वो, इसीलिए ऐसी बगावत हुई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमेशा जब जब आला कमान कमज़ोर रहता है, आप देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ देख लीजिए, इन 10 सालों में G23 ग्रुप बना, कई नेता ऐसे थे जिन्होंने सेंट्रल लीडरशिप में सीधे आरोप लगाए, राहुल गांधी के काम करने के तरीके पे एक सवाल खड़े किए। तो ये सब पार्टियों में होता है, जहाँ जहाँ लीडरशिप कमज़ोर होती है वहाँ स्टेट लीडरशिप हो या बाकी नेता हो अपनी आवाज़ उठाते हैं। आप देख लीजिए, 303 जब तक रहे बीजेपी के सांसद, कभी किसी की आवाज़ नहीं उठी, और जैसी 240 हुई आवाज़ उठने लगी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में 44 से लेकर 52 तक आप 10 साल में आए तो सब ने सेंट्रल लीडरशिप को कोसा, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात कही। अब जैसे यही फर्क है जो इस बार बहुत ज्यादा साफ तौर पर नजर आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के डिसिप्लिन और जो आला कमान है बीजेपी का, उसके कंट्रोल, उसके नेतृत्व की जो काबू है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके की बगावत हरियाणा में बीजेपी में देखने के लिए मिली है। तो कुल मिलाकर बस कल वोटिंग का दिन है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है।